नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको किस प्रकार से हल किया जाता है, उस सभी की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको इसके साथ बने रहना है ताकि आप द्विघात समीकरण को अच्छे से समझ सके, क्योंकि हमने इससे पहले अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर हमने द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा की थी। तो उसी से रिलेटेड है अपने द्विघात समीकरण, क्योंकि बहुपद और समीकरण है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोनों के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, केवल फर्क इतना होता है कि बहुपद के अंदर बराबर में जीरो नहीं आता, जबकि जो समीकरण होता है उसके अंदर बराबर में क्या आ जाता है, जीरो। मतलब बहुपद के अगर बराबर में हम जीरो लिखते हैं तो वो समीकरण बन जाता है। तो अगर द्विघात बहुपद है अपने पास तो उसके भी बराबर में अगर जीरो रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण। तो हमने जो जो बातें बहुपद के संबंध में पढ़ी थी वो बातें हमें द्विघात समीकरण के बारे में भी पढ़नी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर नए हैं, आपने हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। देखना अभी द्विघात समीकरण होता क्या है, देखना इसका जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो अपने पास होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इतना रखते हैं तो ये अपने पास कहलाता है द्विघात बहुपद। अब अगर इसके बराबर में हम जीरो लिख दें, बराबर में क्या लिख दें, जीरो, तो जैसे ही बराबर में जीरो लिखेंगे ये बहुपद किसके अंदर चेंज हो जाएगा, समीकरण के अंदर। तो बहुपद और समीकरण के अंदर केवल इतना ही फर्क है कि जो बहुपद होता है उसके बराबर में जीरो नहीं आता, जबकि जो समीकरण होता है उसके बराबर में क्या आता है, जीरो। हमने इसके बराबर में जीरो रख दिया तो ये अपने पास बन गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर जो x² का गुणांक है वो कहलाता है a, x का गुणांक है वो है b, और जो अचर पद है वो क्या कहलाता है, c। यानी c है वो अचर है, c क्या है, अचर। जब हमने बहुपद पढ़ा था, जब हमने बहुपद की चर्चा की थी तो वहां पर हमने ये कहा था कि बहुपद के अंदर चर और अचर की आपस में गणितीय संक्रिया होती है। बहुपद के अंदर क्या होता है, चर और अचर की आपस में गणितीय संक्रिया होती है। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो चर मौजूद है उसकी घात कितनी होती है। जितनी चर की घात होती है उतनी बहुपद की घात। तो अगर चर की घात 1 है तो उसको हम रेखिक बहुपद कह रहे थे, चर की अधिकतम घात 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कह रहे थे, अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद कह रहे थे। सेम वो की वो बात यहाँ पर भी, कि यहाँ पर भी जो x की अधिकतम घात होगी उसी के आधार पर इस समीकरण का नाम दिया जाएगा। कि चर की अधिकतम घात जैसे यहाँ पर 2 लिखी हुई है तब ये अपने पास द्विघात समीकरण बना है। अगर यहाँ पर जो चर है उसकी घात अगर 1 होती, चर की घात कितनी होती, 1, तब उसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण। जैसे अगर ये ऐसे लिखा जाता कि ax प्लस बी, मतलब यहाँ पर चर क्या है, x है, a और b क्या है, अचर संख्या है, x की घात कितनी है, 1 है, जितनी घात होती है उतनी घात का ही वो बहुपद या समीकरण होता है। तो ये अपने पास लिखा हुआ है रेखिक बहुपद। अब अगर बराबर में जीरो लिख दे इसके तब ये बन जाएगा अपने पास रेखिक समीकरण। तो ध्यान रखना है कि अपने पास जो समीकरण लिखा हुआ है वो द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है, 2। तो द्विघात समीकरण है उसके अंदर जो चर होगा उस चर की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 2। चर की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अंदर कोई भी चर राशि आप उसको x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं, लेकिन उसका मान है वो फिक्स नहीं होगा, और उसकी जो अधिकतम घात होगी वही उस द्विघात समीकरण में होगी। अधिकतम घात कितनी होगी, 2, क्योंकि समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण। अगर मैं कहूँ कि x की घात 3 है तो अगर वहां पर कोई समीकरण बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहा जाएगा त्रिघात समीकरण। फिलहाल हमें उनकी चर्चा नहीं करनी है, हमारे जो चैप्टर है वो केवल द्विघात समीकरण है। मतलब हमें जो समीकरण मिलेगा वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसी रूप में मिलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लिखें 5x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये अपने पास द्विघात समीकरण है। ये क्या है अपने पास, द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण। अब इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है देखना। एक तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ये x की घात 2 है यानी द्विघात समीकरण है, तो जितनी घात होती है उतने ही उस समीकरण के मूल निकले रहे। जब बहुपद होता है तब हम कहते हैं कि उसके हल कितने हैं, जब समीकरण होता है तब हम उसको कहते हैं कि मूल कितने हैं। जब बहुपद पढ़ा था तो उसको हम हल कहेंगे या फिर शून्य कहेंगे, हल भी कह सकते हैं शून्य भी कह सकते हैं। जब हमने बहुपद पढ़ा था तो बहुपद के शून्य पढ़े थे, शून्यकों का योग पढ़ा था, शून्यकों का गुणनफल पढ़ा था। यहाँ पर हम समीकरण की चर्चा कर रहे हैं, तो समीकरण के लिए जो शून्यक होता है उसको एक अलग से नाम दिया जाता है, केवल नाम बदला है, निकालने का तरीका वो का वही है, निकालने का तरीका सेम वो का वो, तरीका नहीं बदलना है, केवल उसको नाम चेंज करके दूसरा कहना है। कि वहां पर हम शून्यक बोल रहे थे, अब की बार उसको क्या कहेंगे, अब की बार उसको नाम दिया जाएगा मूल। तो ध्यान रखना है बहुपद के तो शून्यक निकलते हैं और जो समीकरण होता है उसके मूल निकलते हैं। बहुपद के अंदर जो चर राशि होती है उसका हम जो मान निकालते हैं वो कहलाता है शून्यक, जबकि जो समीकरण होता है उस समीकरण के अंदर हम चर राशि का जो मान निकालते हैं वो कहलाता है मूल। क्या कहलाता है, मूल। और ये शून्यक और मूल क्या होते हैं, चर के मान। ये शून्यक और मूल क्या होते हैं, चर के मान। यानी हमें क्या करना है कि जो द्विघात समीकरण दिया जाएगा उसके अंदर जो चर राशि है उस चर राशि को हमने x माना है, तो उस x के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो x के जो मान होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके मूल। अब x की जितनी घात होती है उतने ही मूल निकलते हैं। तो x की घात अधिकतम 2 है, तो यहाँ पर मूल भी कितने निकलेंगे, 2। यानी द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल निकलेंगे, 2। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मूल होंगे। कि जो अपने पास द्विघात समीकरण है उसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। अब उन मूलों की प्रकृति हमें पता करनी है। मूलों की क्या पता करनी है, प्रकृति। कि वो मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी, वो मूल वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। 2 चीजें ध्यान रखनी है कि मूल 2 होंगे और वो मूल कैसे हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं और काल्पनिक हो सकते हैं। मूल कैसे हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक होते हैं। अब वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो हम उससे संबंधित जब प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं। अब वो मूलों की प्रकृति हम एक विविध कर से निकालते हैं, और वो विविध कर क्या होता है, उस विविध कर को बोला जाता है b² - 4ac। मतलब अगर प्रकृति निकालनी है तो प्रकृति निकालने के लिए हम विविध कर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, विविध कर, और उसको दर्शाते हैं हम d से। विविध कर को किससे दर्शाते हैं, d से। और विविध कर किसके बराबर आता है, ये अपने आता है b² - 4ac के बराबर। विविध कर किसके बराबर आता है, b² - 4ac। अब यहां पर मान क्या रखने हैं, b का मान रखना है, a का मान रखना है, c का मान रखना है। तो वो हम मान रखेंगे इस द्विघात समीकरण के अंदर जो x² का गुणांक है, x का गुणांक है और जो अचर पद है वो हमें वहां पर रखने हैं। मतलब अगर हमें द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में जानना है कि वो वास्तविक है या काल्पनिक है, तो उसके लिए हमें उसका विविध कर निकालना पड़ेगा। अब विविध कर निकालने के लिए हमें b² - 4ac वाला फॉर्मूला काम में लेना है। अब इसके अंदर b का स्क्वायर मतलब x का गुणांक है वो, फिर a की जगह x² का गुणांक रखना है और c की जगह अचर पद रखना है। मतलब ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो अपने पास विविध कर आएगा। और विविध कर का मान क्या आ सकता है, ये अपने पास पॉजिटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। 3 कंडीशन संभव है कि पॉजिटिव नंबर आ सकता है, नेगेटिव नंबर आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। अब देखना, अगर पॉजिटिव नंबर आता है तब हम कहेंगे कि वास्तविक है, नेगेटिव नंबर आता है तब कहेंगे काल्पनिक है, और जब 0 आता है तब कहेंगे वास्तविक है और बराबर है। मतलब जब केवल नेगेटिव वैल्यू आएगी तभी वो काल्पनिक होगा, अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है या फिर 0 वैल्यू आ रही है तब उसको वास्तविक कहा जाएगा।
अब पॉजिटिव वैल्यू और जीरो के अंदर डिफरेंस क्या है? अब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ये बताती है कि जो मूल निकले हैं वो दोनों अलग अलग हैं, मतलब x के जो भी मान निकलेंगे वो दो अलग अलग मान निकलेंगे। हो सकता है एक मान 1 आए, दूसरा मान 2 आए, एक हो सकता है -3 आए, एक हो सकता है 5 आए, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएगी। जबकि जीरो ये बताता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर होगी। अगर एक वैल्यू 5 आई है तो दूसरी वैल्यू भी कितनी आएगी? 5। अगर एक -2 आई है तो दूसरी भी कितनी आएगी? -2। तो इस प्रकार से आप व्युत्क्रम की सहायता से मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। और मूल कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना है क्योंकि अपने पास द्विघात समीकरण है तो उसको लिखने का तरीका होता है ax² + bx + c = 0। x की अधिकतम घात 2 होती है, मतलब उसके मूल भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। अब वो मूल है वो वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, और वास्तविक और काल्पनिक इसकी जानकारी हमें उसके व्युत्क्रम से पता चलती है। व्युत्क्रम निकालने के लिए फॉर्मूला हम काम ले लेते हैं b² - 4ac। अब b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, जीरो आ सकती है। अगर नेगेटिव आती है तो उसको हम बोलेंगे काल्पनिक मूल है, तब अपने उनसे कोई लेना देना नहीं रखना है। अगर वास्तविक आती है तब हमें उनको ज्ञात भी करना पड़ेगा। और वास्तविक कब आएगी? जब व्युत्क्रम की वैल्यू प्लस में होगी या फिर जीरो में। अगर प्लस है तो प्लस होने पर हम कहेंगे कि जो मूल है वो वास्तविक है और अलग अलग है। अगर वैल्यू जीरो आती है व्युत्क्रम की तब हम कहेंगे मूल वास्तविक तो है लेकिन दोनों के दोनों मूल आपस में क्या है? बराबर है, दोनों एक जैसे होंगे। अब जब वास्तविक आते हैं तब हम उसके मूल ज्ञात करेंगे। अब वास्तविक है तो हमको क्या ज्ञात करने पड़ेंगे? मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। अब मूल ज्ञात करने के लिए हम दो विधियां काम में लेते हैं। मूल ज्ञात करने की विधियां, हमें द्विघात समीकरण के अंदर मूल ज्ञात करने की दो विधियां पढ़नी है, जिसके अंदर से एक विधि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने जब बहुपद पढ़ा था तो वहां पर हमने अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि अपने जो बहुपद वाला पार्ट था वो पूरा का पूरा अपने द्विघात बहुपद पर आधारित था, और द्विघात बहुपद से ही बनता है अपने द्विघात समीकरण। तो वहां से हमने द्विघात बहुपद को हल करने के लिए पहले उसको समीकरण में ही चेंज किया था, मतलब पहले उसके बराबर में जीरो लगाया था और फिर उसको आगे हल किया था। और जैसे ही बराबर में हम जीरो लगाते हैं तो वो बहुपद किस में बदल जाता है? समीकरण। जब हमने बहुपद वाले सवाल किए थे तब हमने वापस कुछ लाइन भी लिखी थी कि बहुपद को समीकरण में बदलने पर, फिर पूरा हल करने के बाद हम वापस लिखते थे समीकरण को बहुपद में बदलने पर। ये बातें हमने वहाँ पर लिखी थी, तो वही से जोड़कर पढ़ना है कि वहाँ पर हमने एक विधि की चर्चा की थी और वो विधि थी अपने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेना है। अगर दो पद दिए हुए हैं तो दोनों के अंदर से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेना है, पीछे कुछ तो बचेगा तो उसके दो टुकड़े हो गए। अगर तीन पद हैं तो बीच वाले पद को तोड़ना है और दो दो के जोड़े बनाने हैं। अगर चार पद हैं तो डायरेक्ट दो दो के जोड़े बनाकर कुछ ना कुछ कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है। ये अलग अलग तरीके होते हैं अभाज्य गुणनखंड करने के। इसके अलावा एक दूसरी हमें विधि पढ़नी है जो कि इस पूरे चैप्टर का लगभग आप समझ सकते हैं कि ये पूरा चैप्टर उसी पर ही आधारित है, और वो है अपने द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र जिसको हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। द्विघात सूत्र और श्रीधर आचार्य सूत्र दोनों क्या होते हैं? समान ही होते हैं, दो अलग अलग नाम है, केवल दोनों एक ही है। अब ये किस प्रकार से निकलते हैं? अभाज्य गुणनखंड की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब श्रीधर आचार्य का हम केवल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा रहे हैं। जब इससे संबंधित प्रश्नावली अध्ययन करेंगे तब हम उसके सवालों को करने के लिए इस विधि को काम में लेंगे। यहाँ पर अगर हमें मूल निकालना है तो मूल हमें x के रूप में ही निकालेंगे, क्योंकि जो हमने मानक रूप लिखा है वो ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा है। यानी यहाँ पर चर क्या है अपने पास? x। तो जो वैल्यू निकालेंगे वो भी किसकी निकलेगी? x की। तब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज लेते हैं -b + -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a। ये वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब देखना, हमने कहा था कि जो x की वैल्यू वो कितनी निकलेगी? 2। अब वो दो वैल्यू कैसे निकलेगी कि एक बार तो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू लेनी है, एक बार यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू लेनी, मतलब एक बार तो यहाँ पर प्लस लगाना है, एक बार यहाँ पर क्या लगाना है? माइनस लगाना है। तो अपने पास दो मान प्राप्त होंगे।
तो द्विघात समीकरण के बारे में जितनी भी हमारी जानकारी की आवश्यकता है वो यहाँ पर उपलब्ध है। इसी की सहायता से अपने पूरी की पूरी प्रश्नावली हल होने वाली है। अब देखते हैं अपने पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके आधार पर हम प्रश्नावली 4.1 हल करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार से हल किए जाएंगे। लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमें हल करने को नहीं कहा गया है, केवल कहा गया है गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब केवल भाषा वाले सवाल हैं उनको गणितीय रूप में लिखना है, हमें उनको हल करने की जरूरत नहीं है। वैसे अपने ये सवाल है वो आगे वाली प्रश्नावली के अंदर हल भी करते हैं, फिलहाल तो हम इनको केवल चेंज कर रहे हैं। जब प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसका जब वो सवाल आएगा तब उसके अंदर हम डायरेक्ट यहाँ से केवल उस समीकरण को उठाएंगे, द्विघात समीकरण को उठाएंगे और उसको सीधे हल करेंगे। यहाँ पर देखना भाषा लिखी हुई है, उससे हम इसका सवाल बनाते हैं, गणितीय रूप लिखते हैं। लिखा हुआ है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। मतलब टोटल मिलाकर कितने कंचे हैं उनके पास, 45 है। टोटल मिलाकर कंचे कितने हैं, 45 हैं। उसमें से दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। अब उसके पास जो कंचे बचते हैं उनका अगर गुणनफल करते हैं तो वो कितना आता है, 124। हमें पता करना है कि स्टार्ट में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखना पहले कहा था दोनों के साथ मिलाकर 45 है। मैं कहता हूं कि जैसे दो जने हैं उनके पास टोटल मिलाकर कंचे कितने हैं, 45 हैं। तो एक के पास में 10 कंचे हैं, एक के पास में कितने हैं, 10 हैं। तो दूसरे के पास में कितने होंगे, तब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एक के पास 10 है तो दूसरे के पास में 35 होंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ते तो कितना आता है, 45। लेकिन अगर इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना है तब क्या लिखेंगे, तब हम कह सकते हैं कि एक के पास में x है, मतलब कितने हैं, 10 हैं। तो दूसरे के पास में कितने होंगे, हमने 35 कहा है। तो देखना हमें पता तो 45 था, तो एक का हमने 10 मान लिया, मतलब x मान लिया। तो दूसरा हमने 35 कैसे निकाला, 45 में से जो दिया हुआ था उसको घटाकर, मतलब 45 के अंदर से x को अगर घटा दें तो दूसरी वाली वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे हम कहते हैं कि एक के पास 10 कंचे हैं तो दूसरे के पास में 35 होंगे। क्यों, हमने 45 के अंदर से घटा दिया, हमने एक को मान लिया कि 10 है तो दूसरा 35 आ गया। क्यों, क्योंकि हमने उसको 45 में से घटाया है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि एक के पास में x कंचे हैं तो दूसरे के पास में कितने होंगे, उसको 45 में से घटाना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पर वापस कितना आएगा, 45। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिखा है जॉन और जीवंती के पास मिलाकर टोटल 45 कंचे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना जॉन के पास कंचे, माना जॉन के पास में कंचे कितने हैं, x है। जॉन के पास कितने हैं, x। मतलब एक बार के लिए दिमाग में सोच लेते हैं कितने हैं, 10। तब दूसरे के पास में कितने होंगे, 35। 35 कैसे निकाला, 45 में से 10 को घटाया तब। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, x है। तो दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, 45 में से उस x को घटाएंगे तभी तो आएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जीवंती के पास कंचे, तब जीवंती के पास कंचे। काय दोनों के पास मिलाकर 45 है, तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x। कि जॉन के पास में कंचे x हैं, जीवंती के पास में कंचे कितने हैं, 45 माइनस x। अब काय दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ये तो कंचे खोने से पहले की बात है। अब 5-5 दोनों के पास से खो गए हैं, तो 5-5 कंचे खोने पर 5-5 कंचे खोने पर अब जॉन के पास में कितने कंचे होंगे, जॉन के पास कंचे 5-5 कंचे खो दिए हैं। तो अब जॉन के पास में कितने होंगे, देखना पहले जॉन के पास में x थे, 5 उसके अंदर से खो गए, मतलब गायब हो गए, मतलब कम हुए हैं। अब जब भी कमी करते हैं तो घटाते हैं और वृद्धि करते हैं तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास खो गए हैं मतलब घट गए हैं, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो पहले x था, अब 5 और खो गए मतलब गायब हो गए, मतलब 5 की कमी हुई। तो x में से क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। तो जॉन के पास में अब कंचे कितने होंगे, x माइनस 5।
तथा जीवंती के पास में अब कंचे कितने होंगे? जीवंती के पास में पहले कितने थे? 45 माइनस एक्स। उसने भी 5 कंचे खो दिए हैं, मतलब उसके अंदर भी 5 की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसके अंदर से भी 5 क्या कर देने हैं? घटा देने हैं। तो 45 प्लस का 5 माइनस का, तो ये हो गया 40 माइनस एक्स। अब कहा गया है कि 5 जैसे ही कंचे खो देते हैं तो उनके पास जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल कितना आता है? 124। मतलब 5 कंचे खोने पर जो मान आता है उनका अगर गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है? 124। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या करना है? इनका गुणा करना है। तो यहां पर हो जाएगा अपने पास x माइनस 5 40 माइनस एक्स बराबर 124। गुणा करा कर देखते हैं। पहले x का मल्टीप्लाई कराए अंदर, तो अपने पास कितना हो जाएगा? x इंटू 40 एक्स, फिर x और माइनस एक्स का गुणा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब -5 और 40 का गुणा, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो माइनस आ जाएगा। और 40 और 5 का गुणा होता है तो कितना होता है? 200। अब -5 और माइनस एक्स दोनों माइनस वाली संख्याओं का गुणा होता है तो कितना आता है? प्लस वाला मान आता है। और 5 और x का गुणा हुआ तो 5x। और बराबर में कितना लिखना है? 124। बराबर में रखना है हमें 124। देखना यहाँ पर बड़ी घात क्या है? एक्स स्क्वायर है तो आगे लिख दी। अब 40x और 5x दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 45x। और ये है माइनस का 200। ये 124 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 124। इधर क्या बचेगा? 0। तो ये अपने पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 200 और माइनस का 124, माइनस का 324 बराबर 0। अब नॉर्मली हम लिखते हैं तो मानक रूप के अंदर आगे जो मान होता है वो ax स्क्वायर होता है। मतलब वहाँ पर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हो a की वो धनात्मक रहे। a की वैल्यू कैसी रखना चाहते हैं? धनात्मक। यानी ये एक्स स्क्वायर के जो गुणांक वाली संख्या है वो हम नॉर्मली प्लस वाली रखना चाहते हैं। उसके लिए अगर कभी नेगेटिव वाली वैल्यू आती है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और उसको बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले जो जितने भी चिन्ह हैं वो सारे के सारे बदल जाएंगे, यानी प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में बदल जाएंगे। तब अपने पास कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये 45x प्लस का था अब माइनस का हो गया, 324 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा? 0। अब ये माइनस इधर है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, क्योंकि यहाँ पर ये फिलहाल इसका क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। इधर जाएगा तो भाग में, और 0 में माइनस का भाग जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये अपने पास आ गया उसका गणितीय रूप। अब इसको हमें हल करना है। फिलहाल तो हमें सवाल के अंदर केवल गणितीय रूप निकालने को कहा था, तो हमने इसकी गणितीय वैल्यू निकाल दी, इसका जो गणितीय रूप था वो लिख दिया। अब अपने पास जब प्रश्नावली हम लगभग 4.2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने पास सवाल भी आएगा जिसके अंदर हमें कहा जाएगा कि उदाहरण फर्स्ट के अंदर जो सवाल था उसको हल करना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ से x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना इसके आगे हमें इसको और भी हल करना पड़ेगा। फिलहाल गणितीय रूप लिखने को कहा था तो हमने इसका गणितीय रूप लिख दिया है, आगे इसको हल करना है। तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और द्विघात सूत्र यानी श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा भी हल कर सकते हैं। अगला है हमारे पास कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब अपने पास कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग है जहां पर कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, वहां पर कहा गया है कि एक खिलौने का मूल्य यहां पर ध्यान रखना है, जो खिलौने का जो मूल्य कहा गया है तो खिलौने का मूल्य हमें कहा गया है निर्माण लागत के संबंध में।
क्योंकि सवाल है वो निर्माण लागत का पूछा गया है और नीचे जो कंडीशन दी गई है वो भी निर्माण लागत की है। तो ये खिलौने का मूल्य नहीं है, इसको क्या समझना है, निर्माण लागत समझनी है कि एक खिलौने को बनाने के अंदर जो लागत लगती है वो कितनी है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। ये खिलौने के मूल्य नहीं है, ये उसका निर्माण लागत है। तो खिलौने को बनाने में कितना खर्चा आता है वो, कि एक खिलौने को बनाने में कितना खर्चा आता है कि 55 के अंदर से उस दिन जितने खिलौने बनते हैं उनको घटा दो तो अपने पास एक खिलौने को बनाने का मूल्य आ जाएगा। बाद में कहा गया है कि किसी एक फिक्स दिन की बात करें तो उस दिन की जो टोटल निर्माण लागत है, जो बनाने का टोटल खर्चा है खिलौनों को, वो होता है 750। अब टोटल खर्चा कब आएगा, जब एक का खर्चा हमें पता होना चाहिए और कितने बन रहे हैं वो पता होना चाहिए। दोनों का अगर आपस में गुणा कर दे तब अपने पास टोटल का खर्चा आ जाएगा। तो कहा गया है जितने भी खिलौने बनते हैं उन सभी का जो टोटल खर्चा एक दिन का है वो है 750। अब 750 टोटल खर्चा है बनाने का, तो जो टोटल खर्चा कब आएगा, जब हमें टोटल संख्या पता होगी और एक को बनाने का खर्चा पता होगा। तो एक का खर्चा गुणा में जितने बन रहे हैं खिलौने वो, उनका हम गुणा कर दे, मतलब खर्चा एक को बनाने का गुणा जितनी संख्या है वो, उनका गुणा कर दो, आपके पास टोटल निर्माण लागत आ जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो एक दिन में खिलौने बनते हैं उसको 55 में से घटा दो तो एक खिलौने की निर्माण लागत आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना एक दिन में निर्मित खिलौने माना एक दिन में निर्मित खिलौने कि एक दिन के अंदर कितने खिलौने बन रहे हैं, एक्स। अब कहा गया है कि एक खिलौने का जो निर्माण लागत है वो 55 में से एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब एक खिलौने की निर्माण लागत निकालनी है, एक खिलौने की हमें क्या निकालनी है, निर्माण लागत। एक खिलौने को बनाने के अंदर कितना खर्चा आता है, तो कहा गया है कि 55 में से एक दिन के अंदर जितने खिलौने बनते हैं वो घटा दो। 55 में से क्या घटाना है, एक दिन में बनने वाले खिलौने, एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, एक्स। तो वो क्या कर देने हैं, घटा देने हैं कि एक दिन के अंदर खिलौने बनते हैं एक्स, पर एक खिलौने को बनाने का खर्चा कितना आता है, 55 माइनस एक्स। और कुल निर्माण लागत कितनी है, एक दिन की कुल निर्माण लागत, एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 750। अब कुल निर्माण लागत एक दिन की कब आएगी, वो आएगी एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं वो और एक खिलौने को कितना खर्चा लगता है बनाने में वो, उनका हम गुणा कर दें तो टोटल निर्माण लागत आ जाएगी। तो एक दिन के अंदर खिलौने कितने बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं, और एक खिलौने के अंदर खर्चा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 55 माइनस एक्स। उनका गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 750। तो एक्स और 55 माइनस एक्स का गुणा कर दें, एक्स और 55 का गुणा हुआ तो 55 एक्स, एक्स और माइनस एक्स का गुणा, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस आ जाएगा, और एक्स और एक्स का गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर, और बराबर में 750। अब 750 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का रहेगा। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि एक्स की घात है, जो दो वाला पद है, एक्स की घात दो वाला पद है वो प्लस वाला रहे, उसका जो गुणांक है वो प्लस में रहे। यहाँ पर अगर 750 को इधर लेके आता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो माइनस में रहेगा, तो इसको मैं वापस माइनस कॉमन लेकर हल करना पड़ेगा। उससे बढ़िया ये है कि हम इनको बराबर के इधर लेके आए, तो ये इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, ये 55x इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, और 750 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। तो इन सभी को हम उठा के इधर ला रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का था, किसका हो जाएगा, प्लस का। 55x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 750 इधर पहले से ही मौजूद है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब ये आ गया अपने पास गणितीय रूप। आगे उदाहरण नंबर 2, कहा गया है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। डायरेक्ट दूर से देखकर ये नहीं कहना है कि द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 है, जरूरी नहीं कि घात 2 ही रहे।
हो सकता है यहाँ पर कुछ फॉर्मूला वगैरह लगता हो, ये और हल करें हम, और हल करने पर हो सकता है कि 2 घात है वो गायब हो जाए। तो नॉर्मली अपने पास अगर कहीं पर डायरेक्ट x की घात 2 नज़र नहीं आ रही है, कोई फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है, तो कोशिश करनी है कि उसको हम पहले हल करें। हो सकता है जो घात है वो कट जाए, या फिर हो सकता है घात के अंदर वृद्धि हो जाए। तो डायरेक्ट कभी भी देखकर हमें ये नहीं कहना है कि द्विघात समीकरण है। अगर वो सिंपल रूप में लिखा हुआ है तब हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, लेकिन अगर किसी फॉर्मूले के रूप में है तो उसको हल जरूर करना है। जैसे यहाँ पर इसको हम देखते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसको हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर से पहले खोलना पड़ेगा। अपने पास लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2x माइनस में 3। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलें तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, a की जगह x, b की जगह 2, माइनस तो पहले से ही लिख दिया है हमने, फिर प्लस का 1 और बराबर में 2x माइनस 3। ये अपने पास x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 मतलब 4, और ये 2 और 2 का गुणा हुआ 4, और आगे पहले से ही माइनस लिखा हुआ है, पीछे क्या जाएगा x प्लस का 1। जब भी हम द्विघात समीकरण लिखते हैं तो क्या करते हैं, सारे के सारे मान एक तरफ लेके जाते हैं और एक तरफ केवल 0 रखते हैं। मतलब ये 2x और माइनस का 3 है, इनको भी इधर लेके जाना है, तो 2x प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का, और 3 माइनस का था इधर आ गया तो प्लस का, बराबर में क्या बचा 0। देख लो ये अपने पास आया एक्स स्क्वायर। अब x वाली वैल्यू देखनी है क्योंकि घातों को अवरोही क्रम में लिखना है, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर उससे छोटी, और लास्ट में क्या लिखनी है अचर पद। तो 4x और ये 2x दोनों माइनस के हैं, जब भी दो मान माइनस के होते हैं वो जुड़ जाते हैं और चिन्ह किसका लगता है माइनस का। तो 4x और 2x कितना हो गया माइनस का 6x। अब संख्या देखते हैं, अचर मान 4 और 1 और 3 तीनों प्लस के हैं, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, बराबर में कितना आ जाएगा 0। देखना यहाँ पर जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, मतलब यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पर x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वहाँ पर x की घात 1 मौजूद हो, x की घात 1 मौजूद नहीं भी है तो भी वो द्विघात समीकरण ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी अधिकतम घात कितनी है 2। हो सकता है यहाँ से अगर ये वाला पद मैं अगर हटा भी दूँ, ये वाला पद मैंने यहाँ से क्या कर दिया गायब कर दिया, तो भी ये x² माइनस 8, तो भी ये द्विघात समीकरण ही कहलाएगा, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है 2। ये बात ध्यान रखनी है। अगर यहाँ से मैं ये 8 वाला भाग गायब कर दूँ तो ये कितना बचा x² माइनस 6x बराबर में 0, तब भी ये क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है 2। केवल x की अधिकतम घात वाली जो 2 मान हैं वो रहना चाहिए, इसके अलावा चाहे सब कुछ भी गायब हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर केवल x की घात 2 वाला पद मौजूद है, बाकी x या अचर पद नहीं है, तो भी वो द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। अगला है अपने पास x ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस में 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। ये x और x प्लस 1 इनका गुणा हो रहा है तो गुणा करा देते हैं। x और x का गुणा हुआ तो x², x और 1 का गुणा हुआ तो x और प्लस का 8। अब देखना ये अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब आगे वाली वैल्यू भी बराबर पीछे वाली भी वैल्यू बराबर, केवल एक जगह बीच में प्लस है एक जगह माइनस है, तब ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला कहलाता है, और उसको हम लिखते हैं a² माइनस b²। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये अपने पास होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर a की जगह लिखा हुआ है x, b की जगह लिखा हुआ है 2, वैल्यू पुट करें तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब पीछे वाला मान तो 2 का स्क्वायर, तो ये अपने पास हो गया x² प्लस x प्लस 8 बराबर x² माइनस 2 का स्क्वायर 4। इन सभी को बराबर के उधर लेके जाएं तो -4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 बराबर में 0। देखना एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये तो कट गया, ये बचा एक्स, 8 और 4 को जोड़ा तो 12 बराबर 0। यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 मौजूद नहीं है, x की अधिकतम घात केवल कितनी है, 1 है, मतलब ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, ये अपने पास द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला तीसरा सवाल लिखा हुआ है x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो x और 2x का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 3x और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इस वैल्यू को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो ये अपने पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया, और प्लस का एक है वो भी उधर जाएगा तो माइनस का, बराबर में क्या बचेगा 0। देखना 2x स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, देखना दोनों एक्स स्क्वायर वाले पद हैं, मतलब जुड़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब दोनों में विपरीत निशान होता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में वैल्यू आएगी, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। देखना x की अधिकतम घात 2 मौजूद है, मतलब ये अपने पास द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब x की अधिकतम घात 2 मतलब ये समीकरण कैसा कहलाएगा, द्विघात समीकरण। चौथा है अपने पास 2x प्लस 3 होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर x की घात 3 नजर आ रही है तो कहेंगे ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये ऐसा हमें जल्दबाजी के अंदर नहीं करना है। देखना है कि यहाँ पर फॉर्मूला अगर कुछ लगता है तो फॉर्मूला लगाकर देख लेना है। इसको हम देखते हैं तो ये a प्लस बी की घात 3, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, a प्लस बी की घात 3, पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने। लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह लिखा हुआ है 2x और b की जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो a की घात 3, इसको a लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं, तो a की घात 3 करनी है, मतलब 2x की घात कितनी करनी है 3, फिर प्लस लगा के b की घात 3 करनी है, b की घात 3 मतलब 3 की घात 3, फिर 3a स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, और पीछे b है, देखना ये दोनों साथ में है मतलब इनका गुणा हो रहा है, 1 2 और 3 इन तीनों का आपस में क्या है गुणा है, तो 3 हो गया, a स्क्वायर हो गया, और पीछे क्या लिखना है b, और b का मान कितना है 3, फिर प्लस का निशान लिखा है 3ab स्क्वायर, 3 लिख दिया, a की जगह कितना लिखा हुआ है 2x, और b का स्क्वायर, b की जगह कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये तो हमने केवल इसको a प्लस बी के होल क्यूब की सहायता से खोला है। बराबर में कितना लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4, बराबर में है एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको हल करते हैं, ये 3 घात 2 की भी है, x की भी है, तो 2 की घात 3 तो होता है 8, और 3 घात x, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर 3 की घात 3 है मतलब 27 प्लस ये 3a स्क्वायर भी लिखा हुआ है, मतलब 3 और 3 का गुणा हुआ तो 9 आ गया, और ये 2 घात 2 की भी है, x की भी है, तो 2 की घात 2 कितना होता है 4, और x की घात 2 एक्स स्क्वायर। अब ये देखना, ये लिखा हुआ है 3 और 2x का गुणा हुआ तो 6x,
गुणा में 3 की घात 2 मतलब 9। ये एक्स क्यूब माइनस 4 है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो दोनों ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में, मतलब दोनों के जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। तो ये तो आ गया माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का क्या बराबर में 0। ये अपने पास हो गया 8 एक्स क्यूब प्लस 27। अब 4 एक्स स्क्वायर और 9 का गुणा किया तो 9 चौक 36 एक्स स्क्वायर। ये 9 और 6 एक्स का गुणा हुआ तो 9 चेंग 54 एक्स। ये हो गया माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पर एक्स क्यूब वाली घात देखनी है, 8 एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, मतलब दोनों के अंदर चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो क्या करते हैं कि जो बड़ा मान होता है उसके अंदर से छोटा मान घटा देते हैं। तो 8 एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा 7 एक्स क्यूब। 3 घात वाला हो गया अपने क्लियर। 2 घात वाला क्या है अपने पास 36 एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 1 घात वाला क्या है अपने पास 54 एक्स। और उसके बाद में अचर पद क्या है 27 और 4 जोड़ा तो कितना आया 31 बराबर 0। देखना यहाँ पर अपने पास जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है 3 है। अब x की अधिकतम घात 3 है मतलब क्या है त्रिघात समीकरण। तो ये द्विघात तो नहीं है तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप चाहे तो इसका कारण भी लिख सकते हैं कि क्यों ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है 3 है और x की अधिकतम घात 3 मतलब वो त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर बाय चांस यहाँ पर ऐसी कंडीशन होती कि ये लिखा जाता x प्लस 3 की घात 3, तब ये क्या होता है यहाँ पर x का क्यूब आता, तब हो सकता है कि यहाँ पर भी x क्यूब यहाँ पर भी x क्यूब वो कट जाता और यहाँ पर जो अधिकतम घात बचती वो केवल कितनी बचती 2 बचती, तब ये द्विघात समीकरण कहलाता। लेकिन यहाँ पर अपने लिखा हुआ था 2x प्लस 3, इसलिए यहाँ पर अपने 7x क्यूब आया। तो हमने कोशिश करनी है कि अगर मैं फॉर्मूले वगैरह आते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a प्लस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला आता है, जब उस फॉर्मूले के अंदर सवाल दिया हुआ है तो उस फॉर्मूले की सहायता से सवाल को हल करें और उसको आगे की और 2-3 स्टेप में और सॉल्व करें और देख ले कि कहीं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर वो त्रिघात के रूप का नज़र भी आ रहा है तो भी उसको हल करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि जो 3 घात वाले पद हैं वो कट जाए और केवल 2 घात वाले ही पद बचे। तो फिलहाल अपने पास जो प्रश्नावली 4.1 है उसके अंदर हमें यही पढ़ना है कि जो भाषा वाले सवाल हैं उनका गणितीय रूप किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं भाषा की सहायता से। और दूसरा ये चेक करना है कि कोई भी अपने पास सवाल लिखा हुआ है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, मतलब क्या उसके अंदर x की अधिकतम घात 2 ही है या फिर x की कोई अन्य घात आ रही है। अगर 2 घात ही बचती है अंत तक तब कहेंगे द्विघात समीकरण है, और उससे कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है तब कहेंगे वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो 4.1 के जितने भी सवाल हैं वो हम अपने अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर जिसके अंदर हम प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।